हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज राणा सांगा की जयंती है। 13 अप्रैल 2025 के आज के दिन पर करणी सेना, जो स्वयं को एक सामाजिक संगठन होने का दावा करती है, यानी जो किसी तरह के राजनीतिक चुनावों में भाग नहीं लेने का दावा करती है, उसके आह्वान पर आगरा में एक रक्त स्वाभिमान प्रदर्शन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा को गद्दार कहते हुए बयान दिया था, उस पर वे माफी मांगे। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है दोस्तों कि जब से राज्यसभा में राणा सांगा जी पर यह अपमानजनक बयान दिया गया है, तब से 3 लोग एक साथ आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो समाजवादी पार्टी और करणी सेना दिखाई दे रही है। दूसरे स्तर पर रामजी लाल सुमन और करणी सेना टकराते हुए दिख रहे हैं, आमने सामने दिख रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने भी कह दिया है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन यहां एक इस ट्रायंगल के पीछे कौन है, यह देखने वाली बात है। चलिए इस राजनीति के पीछे चलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां हुआ करती थी और आज भी कमोबेश 3 ही हैं। ये 3 कौन? भाजपा, सपा और बसपा। दूसरी बार जब बसपा सत्ता में आई थी दोस्तों, तो बसपा की सरकार के समय, मायावती जी की सरकार के समय, राजा भैया कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह जी पर एक्शन लिया गया था, कार्रवाई की गई थी। उनके पिताजी को शायद हिरासत में लिया गया था, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्योंकि मायावती जी की सरकार अगर होती है तो एक जात विशेष का बहुत ज्यादा लगाव होता है, वैसे ही जैसे अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी की सरकार होती है तो एक जात विशेष का लगाव होता है। योगी जी की सरकार है तो एक जात विशेष का ज्यादा लगाव है। किस जात विशेष का? जिस जात का मुख्यमंत्री होता है। ये अपने देश में एक कचरा भरा हुआ है और नेता इसको हवा देते हैं, सारे नेता हवा देते हैं, तीनों के तीनों लोग हवा दिए इसको। तो उस समय जब रघुराज प्रताप सिंह जी पर हाथ डाला था मायावती जी की सरकार ने, तो जगह जगह क्षत्रिय बनाम जाटव, चमार जाति के संघर्ष होने लगे थे। मायावती जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर इन 2 जातियों के संघर्ष देखे गए। और तब क्योंकि सरकार मायावती जी की थी, तो बहुत सारी जगह पर तो झूठे आरोप लगाने के लिए भी बहुत सारी हिंसात्मक बातों की शिकायतें की गई थी। मैं स्वयं जिस गांव में हूं, मेरे पड़ोस के गांव में बिल्कुल झूठा केस लिखाया गया था। हमें बखूबी याद है, एकदम बेबुनियाद केस था, कुछ नहीं था। एक आदमी को नेता बनना था, उस आदमी ने ही अपने मोहल्ले में आग लगाई। पहले एक सज्जन को पिटवा दिया जो बड़े सम्मानित थे, रिटायर्ड थे, प्रिंसिपल थे। पहले उनको पिटवाया और फिर इसके बाद अपने मोहल्ले में आग लगा दिया, इस नाते कि उनको राइफल मिल जाए। राइफल मिल भी गई उस सरकार में। दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों समाज में सब लोग एक जैसे हैं। हर समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो राजनीति करना चाहते हैं गलत तरीके से, जो अपने समर्थन की सरकार का लाभ उठा लेते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे गांव के बगल के गांव में जो घटना घटी, मैं उससे पूरे उत्तर प्रदेश के उस समुदाय या जात के लोगों को परखने की बात कर रहा हूं। जी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हर समाज में। लेकिन ऐसी घटनाओं का एक असर देखा गया। असर यह देखा गया कि 1999 के आसपास में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर होने लगी, तो उसके कमजोर होने के पीछे का कारण क्या था? क्षत्रिय समाज भाजपा को छोड़ करके सपा की तरफ जाने लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जमकर राजनीतिक मुहिम चलाती थी। भाजपा तो समर्थन देकर सरकार बना देती थी। तो क्षत्रिय समाज के बहुत से नाराज लोग सपा की तरफ जाने लगे। और आप देखिएगा कि 2003 से 2007 में जो मुलायम सिंह जी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें जितने भी आज के क्षत्रिय समाज के बाहुबली, दबंग, ताकतवर नेता दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये सब लोग शामिल थे। चाहे वो राजा भैया हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो,
बहुत सारे लोग, ये सब लोग शामिल थे। वे क्षत्रिय लोग तो शामिल ही थे जो समाजवादी विचार से आते हैं। तो जो विचार से आते हैं उनके लिए जात पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजपूत समाज के और भी बहुत सारे लोग उस समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से। आज भी गांव गांव की सच्चाई बता दे रहा हूं कि गांव में लोग यही कहते हैं कि भाजपा के आ जाने पर उतनी दिक्कत नहीं है, सपा के आने पर दिक्कत होगी। अब आएगी तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, कुछ बदला होगा, प्रभाव होगा, इस पर मैं नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन लोग यही बात कहते हैं, जिनके साथ कुछ बीता है वे यही बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय समाज को अपने साथ लिया। लेकिन जब से 2017 में स्वयं एक क्षत्रिय जाति के व्यक्ति यहां के मुख्यमंत्री बन गए और सीधा समाजवादी पार्टी से उनका टकराव दिख रहा है, तो यह देखने को मिला कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से क्षत्रिय समाज के सांसद, विधायक, नेता, यहां तक कि समर्थक भी बहुत बड़े पैमाने पर हट गए और ये चले गए भाजपा में योगी जी के आ जाने पर। अब समाजवादी पार्टी के लिए उस रिक्त स्थान की पूर्ति करना एक आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, इसमें एक बात कही जाती है, एक माहौल बना था कि अगर मोदी पूर्ण बहुमत से आएंगे तो योगी जी को हटाएंगे। और यही कारण है कि यह माना जाता है कि क्षत्रिय समाज योगी जी को यहां बचाए रखने के लिए ही मोदी को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया, यह माना जाता है। इसका कोई सबूत नहीं दे सकता, लेकिन माना जाता है कि यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इतना पीछे रह गई। उत्तर भारत के और प्रदेशों में तो नहीं रह गई, केवल यूपी में ही इतना पीछे हो गई। तो जरूर उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, यानी कि क्षत्रिय समाज योगी जी के साथ जुड़ गया और योगी जी से सीधा टकराव, सीधा मुकाबला यहां अखिलेश जी का है। तो इसलिए अब अखिलेश जी किसी दूसरे समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर इस बीच एक घटना और घटी है राजनीति में कि मायावती जी धीरे धीरे राजनीति से गायब होती दिख रही हैं। वैसे राजनीति में कभी कोई गायब नहीं होता है, कभी भी उग जाता है। लेकिन ऐसा लगा है कि क्योंकि अब गायब हो रही हैं तो मायावती जी का जो कोर वोट है, जो उनकी जाति का वोट है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सारे मुख्यमंत्री अपनी जात को पहले साधते रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा सन 90 से। और लोग भी अपनी जाति का जब मुख्यमंत्री देख लेते हैं तो सारी विचारधारा, आइडियोलॉजी सब कुछ छोड़ करके उसी को समर्थन देने लगते हैं। तो क्योंकि मायावती जी कमजोर दिख रही हैं, तो अब एक बात का प्रयास हो रहा है कि क्यों न उनके समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। कौन जोड़ेगा? तो अखिलेश यादव जी ने दो प्रयास किया। एक पीडीए का नारा लगवाया, अंबेडकर वाहिनी बनवाई, और दूसरा रामजी लाल सुमन जो है उन्हीं के सांसद, उन्हीं के मुंह से बयान गया। तो हमला तो हो रहा है करनी सेना का रामजी लाल सुमन पर, और रामजी लाल सुमन एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन ये जाटव समाज से आते हैं। तो लड़ाई वही पुरानी है, जाटव बनाम ठाकुर, जो मायावती जी के समय में शुरू हुई थी। लेकिन तब इसमें क्षत्रिय समाज की तरफ समाजवादी पार्टी थी और इनको अपने साथ लेकर के सत्ता में आई थी। अब वही समाजवादी पार्टी जाटव जात के साथ दिखाई दे रही है और इधर से बैटिंग कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक योगी जी हैं तब तक इस समाज का वोट और समर्थन इधर नहीं आएगा। तो इस नाते रामजी लाल सुमन के जरिए से जो ये बयान गया है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी इसीलिए खड़ी है कि रामजी लाल सुमन पर जब क्षत्रिय समाज हमला बोलेगा तो यह कहकर प्रचारित किया जाएगा कि जाटो समाज पर हमला है, दलित पर हमला है। तो जाटो समाज और दलित समाज क्या चाहेगा? मजबूत कोई धड़ा पकड़ना चाहेगा। इस समय मायावती जी कमजोर है तो अखिलेश जी को पकड़ लेगा। तो यह राजनीति है इसके पीछे। इस राजनीति में योगी जी क्या देख रहे हैं, थोड़ा उन पर भी चर्चा कर लें। देखिए दोस्तों, वैसे तो योगी जी सन्यासी हैं और भाजपा की राजनीति करते हैं, यानी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो जाति को पीछे रखती है और हिंदुत्व को आगे रखती है। लेकिन एक चलन देखा गया कि कोई भी नेता राजनीति में तभी टिका रहता है जबकि उसके साथ कोई न कोई एक वोट ऐसा हो जो फिक्स हो,
जो अगर दिन को रात कहे तो वो भी कह दे रात है, जबकि वो रात को दिन कह दे तो कह दे हां दिन है। इस तरह का एक मतदाता समूह जिस नेता के साथ रहता है वही नेता राजनीति में टिक पा रहा है, नहीं तो लोग गायब हो जा रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर भारत में क्यों गायब है? क्योंकि कोई भी ऐसा जात समूह नहीं जो उनके साथ। योगी जी ये तो देख रहे हैं कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी कभी भी बदल देती है। तो ऐसे में वो अपने समाज को इस तरह से तैयार करते हुए प्रयास कर सकते हैं, मैं उनका मन तो जानता नहीं, अनुमान लगा रहा हूं, जिससे कि कभी भी यदि बीजेपी हटाए तो पूरा उनकी जात का समाज का वोट उनके साथ चला आए, भाजपा से हट जाए, यानी उस समाज का उस जात का एक बड़ा नेता बनने की कोशिश में है योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो एक तरफ अखिलेश यादव जी अपने समाज के नेता बन चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी कोई क्षत्रिय समाज की न तो पार्टी है न वो भाजपा के मुखिया हैं, वो सरकार के मुखिया हैं जो कभी भी बदल सकता है। पार्टी का मुखिया और सरकार के मुखिया में पार्टी के मुखिया के पास ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि हमेशा खुद के फैसले अपने से करता है। तो ऐसे में योगी जी अपने जाति को अपने साथ इस तरह से जोड़ देना चाहते हैं कि वो जहां जाए वहीं रहें। अब अखिलेश यादव जी की उम्मीद टूट गई है कि क्षत्रिय समाज इनके साथ नहीं आएगा। भले ही योगी बनाम मोदी का झगड़ा होने से 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि उसी वोट बैंक का फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। राजनीति कितनी टेढ़ी है, कितनी कुटिल है, कितनी जटिल है। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश स्तर पर बात चल रही है, 2027 की बात चल रही है, और यहां मुकाबला योगी जी बनाम अखिलेश जी होना है, तो इसमें कोई भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति जो कि समाजवादी विचारधारा से विशेष तौर से प्रभावित न हो, या अखिलेश जी से विशेष तौर से जुड़ा न हो, या उसको सपा का टिकट न मिला हो, तो वो इस पार्टी के साथ नहीं रहेगा, वो जाएगा योगी जी के साथ। तो पहले जो क्षत्रिय समाज को अपने साथ सपा रखती थी, अब वो असंभव हो गया। तो इसलिए उसकी रिक्ति की पूर्ति करने के लिए समाजवादी पार्टी जाटव समाज के, चमार जाति के वोट को साधने का प्रयास कर रही है, ऐसा दिख रहा है। तो पर्दे के पीछे कौन? पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब वोट बैंक का खेल है। पिस कौन रहा है आपको दिखाई दे रहा है। जिसकी सरकार होगी वो जिस पर हाथ रखेगा, समर्थन करेगा, उनको उस समय ताकत मिल जाती है। जो झगड़ा के समय सरकार में नहीं होते हैं वो उस समय रगड़ दिए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की ही सरकार में ऐसा होने की बात कही जा सकती है, पीछे की सरकारों में यही सब हुआ है। यहां तो तब भी केवल धमकियां चल रही हैं, पीछे तो बहुत कुछ होता गया, हो गया, कर दिया गया। तो राजनीति के इस तिकड़म पर जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके बुद्धि खोलें, समझें, गुनें, बात करें, जिससे कि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना भारत में हो सके, और ये होकर रहेगा। दोस्तों, 2 दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मैं आपको पहले से ही शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जिसको भी मेरी संविधान पर लिखी इस पुस्तक को मंगाना हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।